हेलो मेडिकल वॉरियर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया क्या होता है ये देखेंगे हम, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया दोस्तों तीन वर्डों से मिलकर बना है। एक हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज या ज़्यादा, ठीक है। केलीमिया में से के आप ले लो तो के स्टैंड फॉर पोटेशियम, ठीक है। और ईमिया मीन्स जो होता है दोस्तों ब्लड, ठीक है। मतलब ब्लड में जो पोटेशियम का लेवल है नॉर्मल रेंज से बढ़ जाना, ठीक है। ठीक है, मोर देन नॉर्मल लेवल से पोटेशियम लेवल बढ़ गया। नॉर्मल जो रेंज है उससे ज़्यादा पोटेशियम लेवल बढ़ गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइपर कैलेमिया। आई होप सब समझ में आ गया होगा। हाइपर कैलेमिया क्या है? हाइपर कैलेमिया इज अ कंडीशन इन विच द पोटेशियम लेवल इज इंक्रीज देन नॉर्मल लेवल, ठीक है। नॉर्मल लेवल से ज़्यादा पोटेशियम लेवल का इंक्रीज हो जाना इन द ब्लड, ब्लड में, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेंज रहती है पोटेशियम की 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहती है। कितनी रहती है? 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहती है। माइल्ड हाइपर कैलेमिया की बात करें तो माइल्ड हाइपर कैलेमिया किसको बोलेंगे हम, यदि पोटेशियम लेवल 5 से लगा के 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है तो हम उसको माइल्ड हाइपर कैलेमिया बोलते हैं। मॉडरेट की यदि बात करें, मॉडरेट हाइपर कैलेमिया किसको बोलेंगे, जिसमें पोटेशियम लेवल 6 से लगा के 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है ब्लड में, ठीक है। थर्ड सीवियर की यदि बात, सीवियर हाइपर कैलेमिया क्या होगा कि मोर देन 7 मिली इक्विवेलेंट, यदि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम लेवल रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीवियर हाइपरकेलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है। कॉज ऑफ हाइपरकेलियमिया, हाइपरकेलियमिया के क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण है। तो पहला कारण आप देखिए, ये देखिए, इंक्रीज पोटेशियम रिलीज फ्रॉम सेल, ठीक है। इंक्रीज पोटेशियम लेवल, ठीक है, पोटेशियम रिलीज फ्रॉम सेल, सेल के ज़्यादा रिलीज करने के कारण पोटेशियम इंक्रीज हो गया, ये एक कारण हो सकता है। जैसे कि सीडो हाइपरकेलियम, सीडो हाइपरकेलियम क्या होता है, बहुत बार क्या होता है जब जो लैब टेक्नीशियन आते हैं ब्लड सैंपल के लिए, तो यदि उन्होंने सही तरीके से नहीं लिया तो क्या होता है, जब ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो सिरिंज में ही हीमोलाइसिस हो सकता है। तो हीमोलाइज्ड सैंपल से भी क्या होगा, हीमोलाइज जो सैंपल है उससे भी क्या होगा, एक रॉन्ग रीडिंग आ सकती है। स्यूडो मीन्स होता है रॉन्ग, झूठा, गलत, ठीक है। सूडो हाइपरकेलेमिया भी एक कारण हो सकता है कि भाई किसी ने ब्लड सैंपल लिया या ट्राई नहीं होने दिया, या जब उसने ब्लड कलेक्ट किया तो हीमोलाइसिस हो गया हो, आरबीसी का ब्रेकडाउन वगैरह हो गया हो, ठीक है, हीमोलाइसिस हो गया हो ब्लड का, तो एक सूडो हाइपरकेलेमिया में भी एक कॉज है, ठीक है, काय का, हाइपरकेलेमिया का। दूसरा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण भी क्या होगा, पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो सकता है, एक दूसरा कारण। तीसरा, इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन डेफिशिएंसी भी क्या है, एक कारण है हाइपरकेलेमिया का। क्यों क्यों क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, जो पोटेशियम रहता है उसको ब्लड से, प्लाज्मा से क्या करता है, डिराइव करता है इनटू द सेल, सेल के अंदर ले जाने का काम करता है। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी रहेगी तो पोटेशियम क्या होगा, डेफिनेटली प्लाज्मा में या ब्लड में क्या होगा, रेज होगा, ठीक है, ये भी एक कारण है। तीसरा, हाइपर ऑस्मोलरिटी के कारण भी क्या होगा, पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। पांचवा कारण जो होता है इंक्रीज टिश्यू, एक केटाबॉलिज्म जो हो रहा है, केटाबॉलिज्म यदि हो रहा है, ठीक है, जैसे हीमोलाइसिस हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है ब्लड का, या ट्यूमर लाइसिस हो रहा है, इसके कारण भी क्या होता है, पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, छठवां, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर के कारण भी क्या होता है, बीटा ब्लॉकर के कारण क्या होता है, इंक्रीज करते हैं पोटेशियम लेवल को इसके अंदर, ब्लड के अंदर। बीटा ब्लॉकर मतलब लेबेटोलॉल, मेटाप्रोलॉल, ठीक है। सातवां, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया हो तो इसके कारण भी क्या होगा, पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो सकता है। आठवां कारण, पोटेशियम इन्फ्यूजन यदि लगाया हो, आईवी फ्लूइड में पोटेशियम डाला हो तो इसके कारण भी पोटेशियम बढ़ सकता है, ठीक है। ये कॉज ऑफ हाइपरकेलेमिया बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड देखिए, 8 कॉज हो गए, 90 कॉज को बढ़ने के पहले देखते हैं। आर यू पोटेशियम एक्सक्रीशन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस यूरिनरी पोटेशियम एक्सक्रीशन, मतलब रिड्यूस हो गया यूरिन के थ्रू पोटेशियम का एक्सक्रीशन, ठीक है। क्या हो गया, एक्सक्रीशन जो होना चाहिए था
पोटेशियम का यूरिन के थ्रू नहीं हो पा रहा, क्यों? तो क्या हो रहा है, नवा कारण रिड्यूस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। यदि एल्डोस्टेरोन जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके इससे जो एक हार्मोन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो गया। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जो हमारे शरीर में वाटर और सॉल्ट इनका क्या रेगुलेशन करता है, ठीक है, इनका रेगुलेशन करता है। यदि हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म यदि हो जाएगा, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म यदि हो जाएगा तो क्या होगा, जो एल्डोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन कम होगा। तो जो एल्डोस्टेरोन सोडियम और पोटेशियम का रेगुलेशन हो कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके कारण भी क्या होगा, हाइपरकैलेमिया कॉज होगा। दूसरा, रिड्यूस रिस्पॉन्स टू एल्डोस्टेरोन। यदि एल्डोस्टेरोन का जो रिस्पॉन्स है इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहा है, इसके कारण भी क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम या पोटेशियम हाइपर के लिए जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या होगा, शरीर में बढ़ेगा। 11वां कारण क्या है, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, किसी को AKI होता है उसके कारण भी क्या होगा, हाइपरकैलेमिया हो सकता है। 12वां कारण क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, यूरिन के थ्रू पोटेशियम और जो वेस्ट प्रोडक्ट है नहीं निकल पा रहा है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज के कारण भी क्या होगा, हाइपरकैलेमिया हो सकता है। 13वां कारण क्या है, एसी इनहिबिटर जो रेमिप्रिल है, ऐसी मेडिसिन क्या होता है, ये क्या करते हैं, पोटेशियम का जो लेवल है इंक्रीज करवाते हैं। और पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स, और क्या, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक जैसे कि स्पायरोलेक्टोन, ये क्या करवाते हैं कि शरीर में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यदि आप इनका इनटेक करते हो तो ये इनके कारण भी हाइपरकैलेमिया हो सकता है। 14वां कारण जो देख रहे हो, टाइप 4 RTA। टाइप 4 RTA आपको नया अलग वर्ड लग रहा होगा। टाइप 4 RTA क्या है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के कारण भी क्या हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। 15वां कारण क्या हो सकता है, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या होगा, हाइपोकोर्टिसोलिज्म होगा, ठीक है, हाइपोकोर्टिसोलिज्म होगा हार्मोन का, जिसमें क्या होगा, डिक्रीज एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीशन, जिसके कारण क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो पोटेशियम और वाटर का रेगुलेशन होना चाहिए बॉडी में अच्छे से वो नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण भी क्या होगा, शरीर में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, इसके कारण हाइपरकैलेमिया कॉज होगा। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या 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 आपको सिम्टम्स दिखेंगे पेशेंट में, मे बी असिम्टोमेटिक, बहुत बार क्या होगा, कोई सिम्टम्स नहीं दिखना, ठीक है। फटीग, फटीग मिल सकता है, थकावट लगती है पेशेंट को, ठीक है। तीसरा, पेरास्थेसिया। पेरास्थेसिया मीन्स क्या होगा, पिंस एंड नीडल, जैसे टिंगलिंग एंड प्रिकलिंग। क्या होगा, बहुत बार पेशेंट भी आपको कंप्लेंट करेगा कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुभो रहा है, ठीक है, झंझनाहट हो रही है, झुनझुनीपन आ रही है, सुन्नापन लग रहा है, तो उसी को हम टिंगलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन बोलते हैं, ठीक है, कोई पिन चुभ रहा हो सर, ठीक है। चौथा, पाल्पिटेशन लगेगा, पेशेंट बोलेगा कि मुझे मेरी धड़कन महसूस हो रही हो, तो ये भी एक हाइपरकैलेमिया का कॉज है, पाल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। पांचवा, सीवियर मसल वीकनेस। सीवियर मसल वीकनेस मिल सकती है हाइपरकैलेमिया के कारण। या पैरालिसिस, पैरालिसिस मतलब लकवा मार सकता है, मतलब एक साइड के जो मसल्स है वीक हो सकते हैं, वो मतलब उठा नहीं पा रहा प्रॉपरली, ठीक है, पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है। कैन कॉज असेंडिंग पैरालिसिस, इसके कारण क्या हो सकता है, असेंडिंग पैरालिसिस हो सकता है, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वीकनेस आएंगी पहले, लोअर एक्सट्रीमिटीज से, जैसे लेग हो गया, आर्म से, लेग से स्टार्ट हुई सीधे धीरे, फिर धीरे धीरे आर्म तक चली गई, ठीक है, फिर इसी को हम असेंडिंग पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज से चालू होता है, ठीक है। छठवा, कार्डियक मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकते हैं हाइपरकैलेमिया के कारण, जैसे अरिथमिया हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, असिस्टोल मीन्स फ्लेट लाइन आ सकती है इस चीज़ में, ठीक है, और डेथ, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इतनी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है, साइन और सिम्टम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे। इसके लिए आप CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट फॉर रीनल फेलियर, ठीक है, क्रिएटिनिन का लेवल वगैरह देखने के लिए, क्रिएटिनिन का लेवल या यूरिया का लेवल इंक्रीज तो नहीं, ये देखने के लिए हम सबसे बेस्ट रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे।
सीरम बाइकार्बोनेट करवाएंगे, बाइकार्बोनेट फॉर एसिडोसिस, एसिडोसिस देखने के लिए, ठीक है। एबीजी भिजवा सकते हैं इफ आरटीए रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, तो उसके कारण हम उसके लिए हम एबीजी भिजवा सकते हैं यदि सस्पेक्टेड है तो, लगता है आपको तो, ठीक है। ईसीजी करेंगे फॉर एरिथमियास, ठीक है, कार्डियक एरिथमियास के लिए ईसीजी करेंगे। ईसीजी के कुछ नोट्स है मैं बता रहा हूँ आपको। ईसीजी में यदि पोटेशियम लेवल 5.5 से 6.5 तक मिलीग्राम पर लीटर रहता है तो क्या आपको रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटी दिखेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, रिपोलराइजेशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट सेल की वो क्या होगा, रीसेट नहीं हो पाएगी प्रॉपरली अच्छी तरीके से डबल से, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद में रीसेट होनी चाहिए हार्ट हार्ट की सेल्सेस जिस तरीके से काम करनी चाहिए, मतलब रिपोलराइजेशन होना चाहिए, जिस तरह की कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए हार्ट में वैसा नहीं होगा, जिसके कारण क्या टेटेन टॉल टीवीओ मिल सकती है आपको, टॉल टीवीओ मिलेगी, नेरो बेस लाइन एंड शाफ्ट टिप ऑफ टॉल वेव, ठीक है, शाफ्ट टिप ऑफ टॉल वेव मिल सकती है ईसीजी में, ठीक है। या हाइपरकैलेमिया 5.5 से 6.5 मिलीग्राम पर लीटर। पोटेशियम लेवल यदि 6.5 से 7 मिलीग्राम पर लीटर रहता है तो आर्ट्रियल पैरालिसिस मिल सकता है आपको। आर्ट्रियल पैरालिसिस क्या होता है ये बताऊँ। आर्ट्रियल पैरालिसिस को आर्ट्रियल स्टेंट स्टिल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एट्रिया है, एट्रिया जो अपर चेम्बर ऑफ हार्ट में जो एट्रिया रहता है, ठीक है, जो एट्रियम रहता है, जो एट्रिया रहता है वो क्या करता है, वो कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है, आर्ट्रिया पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता है, स्टॉप हो जाता है बीट करना एट्रिया, तो उसी को हम बोलते हैं आर्ट्रियल पैरालिसिस। जिसके उसमें क्या होगा, यदि इतना 6.5 से लगा के 7 मिलीग्राम लीटर पर पोटेशियम लेवल होता है तो पी वेव आपको वाइडर मिलेगी, पी वेव थोड़ा चौड़ी मिलेगी, एंड फ्लैटन और फ्लैटन भी हो सकती है, और पी आर जो इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग दिखेगा आपको, लंबा दिखेगा, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यदि पोटेशियम लेवल मोर देन 7 से मतलब पोटेशियम लेवल 7 से 9 मिलीग्राम पर लीटर रहता है तो इसको कंडक्शन ब्लॉक बोलते हैं। कंडक्शन ब्लॉक मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, इसमें ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। जैसे ब्रेडी अरेथमियाज हो सकता है। ब्रेडी अरेथमियाज मतलब जो हार्ट रेट है वो लेस देन 60 चल सकती है, ब्रेडी अरेथमियाज हो सकता है। दूसरी चीज इसी में प्रोलॉन्ग्ड क्यूआर कॉम्प्लेक्स दिखेगा, जो क्यूआर कॉम्प्लेक्स से प्रोलॉन्ग हो जाएगा, या एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक दिखेगा आपको ईसीजी में, एवी ब्लॉक दिखेगा। यदि पोटेशियम लेवल 9 मिलीग्राम पर लीटर रहता है तो आपको साइन वेव मिलेगी। साइन वेव मिलेगी मतलब ईसीजी कैसा दिखेगा आपको, ऐसा यस यस शेप्ड, जो वेव जो बनेगी वो एस शेप्ड बनेगी, इसी को साइन वेव बोलते हैं। वाइट कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको, जो क्यूआरएक कॉम्प्लेक्स है वो वाइड हो जाएगा। असिस्टोल हो सकता है, फ्लैट लाइन मिल सकती है आपको ईसीजी में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मिल सकता है, ठीक है, वेंट्रिकल फिब्रेशन मिल सकता है। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, पीईए देखने को मिल सकती है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के साथ साथ। क्या, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब क्या होगा, प्री टर्मिनल कार्डियक अरेस्ट, इसको प्री टर्मिनल कार्डियक अरेस्ट कंडीशन भी बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट की पहले की स्थिति, जिसमें क्या होता है, हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डज नॉट प्रोड्यूस हार्ट बीट, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हार्ट बीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक है, इसलिए इसको पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और इसको प्री टर्मिनल कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप तो आज तक के समझ में आऊँगा। मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैलेमिया। अब हाइपर सब तो देख लिया अपने हाइपर कैलेमिया के बारे में, क्या क्या बदलाव दिखेंगे, क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। पेशेंट विथ हाइपर कैलेमिया इमरजेंसी। अब पेशेंट यदि आपको आपके पास हाइपर कैलेमिया इमरजेंसी लेके आया तो आप कैसे ट्रीट करेंगे। पहले तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट जो रहता है ये कोई पोटेशियम का लेवल को डिक्रीज नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या रहता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर रहते हैं, मतलब एंटागोनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन एक्शन, ठीक है, मतलब जो हार्ट की मेम्ब्रेन है इसको स्टेबलाइज करते हैं, मतलब अरेथमिया से आपको बचा सकता है।
इसलिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ हार्ट मसल। ठीक है। सेकेंड चीज आप क्या करेंगे, डिराइव पोटेशियम इनटू द सेल। जो पोटेशियम को हमको सेल के अंदर ले जाना है, ब्लड में से पोटेशियम को क्या करना है, सेल के अंदर ले जाना है। तो क्या देंगे हम, इंसुलिन विद ग्लूकोज। इंसुलिन क्या करता है, जो पोटेशियम लेवल है ब्लड में या प्लाज्मा में, उसको क्या करता है, ड्राइव करता है पोटेशियम। किसमें, इंसुलिन सेल के अंदर। ठीक है। विद ग्लूकोज क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप इंसुलिन देंगे, ठीक है, समझ रहा हूँ, इंसुलिन क्या कर रहा है, पोटेशियम को ड्राइव कर रहा है सेल के अंदर। लेकिन हम यदि इंसुलिन देंगे तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया ना होने नहीं हो, इस वजह से हम इंसुलिन के साथ ग्लूकोज यूज करते हैं। तीसरा, दूसरी चीज, सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस के कारण भी हाइपरकैलेमिया हो सकता है, तो हम एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, NaCO3। ठीक है, ये भी क्या करेगा, डिराइव करेगा पोटेशियम को इनटू द सेल सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरी चीज, बीटा सेकेंड एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट। ठीक है, बीटा सेकेंड बीटा बीटा टू एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट। ठीक है, इसमें हम देंगे अल्बिट्रॉल, लियोबुट्रॉल, ठीक है, लेवा लेवाबुट्रॉल, ठीक है, टर्बुटालिन, साल्मेट्रॉल एंड फॉर्मेटेरॉल। ये क्या है, बीटा सेकेंड अगोनिस्ट है, बीटा टू एगोनिस्ट है, जिसमें हम अल्बिट्रॉल यूज करते हैं। ये भी क्या करेगा, अल्बिट्रॉल नेबुलाइजेशन के थ्रू देंगे तो ये भी क्या करेगा, पोटेशियम को ड्राइव करेगा इनटू द सेल, और इसके इसकी वजह से भी क्या होगा, जो सीरम पोटेशियम है या सीरम पोटेशियम लेवल कम होगा शरीर के अंदर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में होगा। तीसरी चीज क्या करेगा, हाइपरटेंशन मतलब हाइपरकैलेमिया इमरजेंसी आएगा तो रिमूवल पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी। कैसे, लूप डाययूरेटिक देंगे, जैसे फ्रूसेमाइड देंगे, थायाजाइड्स देंगे, थायाजाइड्स में क्या, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स देंगे। ठीक है, केनाइंस एक्सचेंजर रेजिन्स देंगे, जैसे कि कायले जाइलेट। ठीक है, काए जाइलेट काए जाइलेट देंगे। केनाइंस एक्सचेंजर रेजिन्स जो रहते हैं, ये कैनाइंस को एक्सचेंज करते हैं, मतलब अपनी पॉजिटिव दूसरे कैनाइंस को देते हैं और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कैक्सिलेट, ठीक है, कैक्सिलेट देंगे। ठीक है, और जो तीसरी चीज क्या करेंगे, हम डायलिसिस करेंगे। इट इज मोस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर टू रिमूव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, डायलिसिस बहुत बेस्ट इफेक्टिव मेथड है कि हम पोटेशियम को शरीर के बाहर निकाल सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक के समझ में आया होगा। आगे बढ़ते, देखिए एक एक चीज करके देखते हैं। इन माइल्ड हाइपरकेलेमिया, माइल्ड हाइपरकेलेमिया में क्या करेंगे, स्टॉप ऑल पोटेशियम कंटेंट फूड। जो जिन भी फूड में या जिन भी फूड में पोटेशियम कंटेंट पाया जाता है, उसको हम स्टॉप कर देंगे। जैसे फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गए, ठीक है, टोमेटोज हो गए, दालें हो गए, लेंटिल्स हो गए, इनको हमको बंद करना है, स्टॉप करना है। ऑल मेडिकेशन जो इंक्रीज करती है पोटेशियम लेवल को, जैसे कि एसी इनहिबिटर मतलब रेमिप्रिल, एना एनाल्प्रिल। ठीक है, एसी इनहिबिटर जो क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर सीरम पोटेशियम लेवल को बढ़ाती है। जैसे बीटा ब्लॉकर लोबेटालॉल, मेटाप्रोलॉल, एटेनॉल, ऐसी चीज़ें हमको बंद करती हैं। तीसरी चीज़ हमको क्या करना है, सोडियम पोलिस, ठीक है, पोलिस टीरिन, सीरम पोलिस्ट्रीन सल्फोनेट, सीरम पोलिस्ट्रीन पोलिस्टीरेन सल्फोनेट, ये देना है आपको 50 to 30 ग्राम। TDS में दे सकते हैं 15 से 30 ग्राम तक। ठीक है, ये क्या रहता है, पोटेशियम बाइंडिंग रेजेंट रहता है। पोटेशियम बाइंडिंग रेजेंट रहता है, पोटेशियम को बाइंड करता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या, चौथी चीज क्या करेंगे, करेक्ट एसिडोसिस। तो हमको एसिडोसिस करेक्ट करना है। ठीक है, एसिडोसिस कैसे करेक्ट करेंगे, 100 ml ऑफ 8.4% सोडियम बाइकार्बोनेट देना है हमको। ठीक है, एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए इन माइल्ड हाइपरकैलेमिया। आगे बढ़ते सेकेंड, इन मॉडरेट एंड सीवियर हाइपरकैलेमिया। इन मॉडरेट एंड सीवियर हाइपरकैलेमिया में हमको क्या करना है, एक्ट विद इन 20 to 30 मिनट। ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं, ये जो मेथड है, आपको 20 से 30 मिनट में रिजल्ट दे देगी। क्या करना पड़ेगा आपको, मॉडरेट एंड सीवियर हाइपरकैलेमिया में, फर्स्ट 50% ग्लूकोज मतलब 50 ml लेना है आपको, NS 50 ml क्या लेना है आपको, ग्लूकोज लेना है 50% वाला।
विथ 10 यूनिट ऑफ इंसुलिन, आपको 10 यूनिट इंसुलिन लेना है, ठीक है। मैंने इंसुलिन और ग्लूकोज का आपको बताया था कि ग्लूकोज के साथ इंसुलिन क्यों, इंसुलिन तो डिराइव कर रहा है पोटेशियम को इनटू द सेल, लेकिन यदि इंसुलिन देंगे तो हाइपोकैलेमिया हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, तो हम उसके साथ ग्लूकोज देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हमको वॉच फॉर हाइपो और हाइपरग्लाइसेमिया लिखना है। यदि हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है तो आप इंसुलिन का डोज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी डेक्स्ट्रोज का डोज वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज करेक्ट एसिडोसिस, एसिडोसिस आपको करेक्ट करना है तो क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट देना है आपको 100 ml, ठीक है, ओवर 15 मिनट, समझ के। तीसरी चीज कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है 10%, मतलब 10 ml और 10 मिनट्स, ठीक है। ये पीसीजी चेंजेस प्रेजेंट, ये ईसीजी चेंजेस प्रेजेंट है तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है 100 ml में, ठीक है। नॉट रिड्यूस पोटेशियम लेवल, देखिए ये मिथ, ये दिमाग से निकाल दीजिए, जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है कि पोटेशियम लेवल को डिक्रीज करता है, पोटेशियम लेवल को डिक्रीज नहीं करता, ये कार्डियक मेम्ब्रेन, ये क्या है, कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर का काम करता है, ठीक है। उसलिए हम देते कि अरिथमियास वगैरह ना हो, कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइज रहे। इंजेक्शन फ्रूसेमाइड लूप डाययूरेटिक 40 मिलीग्राम से आईवी आईवी स्टेट देंगे, एंड एंड बीडी या 12 आवरली इफ रीनल फंक्शन इज नॉट सीवियरली इम्पेयर्ड, यदि रीनल फंक्शन सीवियरली इम्पेयर्ड नहीं, यदि रीनल फंक्शन ज़्यादा खराब नहीं है तो हम इसको बीडी में दे सकते हैं फ्रूसेमाइड को, ठीक है, 40 मिलीग्राम। बीटा अगोनिस्ट देंगे, बीटा अगोनिस्ट में नेबुलाइजेशन देंगे, जैसे कि साल बुटामॉल हो गया, अल्बुटेरॉल हो गया, ठीक है। और वॉच फॉर टेकीकार्डिया, ये जो सालबुटामॉल है, अल्बुटरॉल है, ये क्या है, टेकीकार्डिया करता है, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ाता है, टेकी अरिथमिया को हमको देखना है। तीसरी चीज कैसे करेंगे, तीसरी चीज में डायलिसिस, डायलिसिस इज इंडिकेटेड सीवियर रीनल इम्पेयर, यदि डायलिसिस क्या है, यदि रीनल फेलियर है, रीनल इम्पेयरमेंट है, जैसे कि एक्यूट किडनी इंजरी और सीकेडी है, इस वजह से यदि ये चीज़ है, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी इंजरी, तो डायलिसिस क्या है, पोटेशियम लेवल मोस्ट इफेक्टिव मेथड यदि बोलेंगे तो फिर डायलिसिस है। डायलिसिस करके जो एक्सेसिव अमाउंट में पोटेशियम है उसको निकाल दीजिए। अब उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि प्रोड्यूस 1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, प्रोड्यूस 1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ड्रॉप करना है इन सीरम, सीरम के अंदर से पोटेशियम आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद कम से कम 1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर पोटेशियम सीरम हमको डिक्रीज करना है, ठीक है। पोटेशियम आफ्टर 1 आवर प्रोड्यूस 1 मिलीक्यूलेंट ड्रॉप इन सीरम, ठीक है, सीरम में, ठीक है, ड्रॉप करना है आपको कम से कम 1 मिलीक्यूलेंट पोटेशियम आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के बाद तक, ठीक है। तो आई होप सो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आया होंगी, हाइपर कैलेमिया इमरजेंसी कैसे मैनेज करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।